टेट की 20वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज की एक नई वीडियो में जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है एसएसटी पेपर 2 एनसीईआरटी समरी, जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की 20वीं क्लास, जिसमें हम एसएसटी खासकर इतिहास के आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे रोशनी डालेंगे। आज हम क्लास 7th की हिस्ट्री को उठाएंगे, इतिहास को उठाएंगे और जानेंगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो पॉइंट्स नंबर पहले को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है हमसे, अरब का जो भूगोलवेता था जिसका नाम था अल इदरीसी, इसने क्या किया था, इन्होंने 1154 में एक मैप या फिर नक्शा बनाया था। डायग्राम में देख सकते हैं, जो ये आप मैप देख रहे हैं, इसको सबसे पहले किसने बनाया था तो बता देना है आपने, अल इदरीसी ने बनाया था। कहां से बिलोंग करते थे भाई ये, तो ये अरब से बिलोंग करते थे और 1154 में इन्होंने इसको बनाया था। और इसमें क्या दिखता है, इसमें हमें भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इसी तरह का एक मैप और किसने बनाया था, फ्रांसीसी मानचित्रकार ने, यानी कि सबसे पहले अरब के लोगों ने मानचित्र बनाया, उसके बाद जो फ्रांस के लोग हैं जहां से फ्रांसीसी क्रांति होती है, उन लोगों ने कब बनाया था, 1720 में। इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, अल अदरीसी का जो मैप है उसमें जो दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, यानी कि जहां आज हमारा नॉर्थ इंडिया है उस टाइम पे वो क्या था, उसका साउथ इंडिया। और जो श्रीलंका का द्वीप है, ये जो श्रीलंका है, ये कहाँ था, हमारा ऊपर की ओर था। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इन्होंने क्या किया था, क्योंकि मैप का जो आविष्कार है वो किसने किया है, अरब के लोगों ने किया है, तो इसमें जो टर्म्स यूज करे गए हैं, इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं वो अरबी भाषा का उपयोग किया गया है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे, यानी कि यूरोप के जो नाविक थे, जो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पानी के माध्यम से ट्रेवल करते थे नाव से, उन्होंने क्या किया है, इस नक्शे का यूज किया है अपनी समुद्र यात्रा को पूरा करने के लिए। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। ऐतिहासिक अभिलेख यानी कि जो इंस्क्रिप्शन है, ये कई भाषाओं में हमें दिखती हैं और समय के साथ बहुत सारी चीजें इसमें चेंज भी हुई हैं। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे अपने स्क्रीन पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ने क्या किया था, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो इनके हिंदुस्तान कहने का मतलब क्या था, हिंदुस्तान से इनका मतलब ये पूरा भारत नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। आज के टाइम पे हम ये देख सकते हैं, ये जो पूरा इलाका था, इसको जो ये सिरहाज थे, इन्होंने, ये फारसी इतिहासकार है, इन्होंने हिंदुस्तान शब्द प्रयोग किया और इस हिंदुस्तान का मतलब इनके हिसाब से पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच वाला, यानी कि जो ये वाला एरिया है, इसको इन्होंने हिंदुस्तान शब्द से परिभाषित किया। पॉइंट नंबर 5 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर कौन है भाई, मुगल डायनेस्टी का संस्थापक। बाबर ने ही क्या किया था, मुगल वंश की स्थापना की थी अपने भारत में, लोधी डायनेस्टी के अंतिम सुल्तान को हरा के। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, किस चीज के लिए, उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ की निवासियों की संस्कृति का वर्णन के लिए, यानी कि इस एरिया में जो पशु हैं, पक्षी हैं, या फिर वहाँ का जो भूगोल है, मतलब उनका जो एक तरीके की एरियाज है, इनको डिफाइन करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज बाबर ने किया। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे और बात करेंगे अभिलेखागार की। तो डायग्राम में देख सकते हैं अभिलेखागार की चित्र दिखाया गया है। इसमें क्या है कि बहुत पुराने टाइम के दस्तावेज, कोई पांडुलिपि, ये सब रखे गए हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपको पांडुलिपि यानी कि आपको पुराने जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये सब देखने को मिलेंगे, उस जगह को हम क्या कहते हैं, आर्काइव या फिर अभिलेखागार के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे अपने स्क्रीन पे और बात करेंगे 14वीं शताब्दी की। तो ये जो 14th सेंचुरी है, इसमें इतिहासकार आता है जियाउद्दीन बर्नी। इन्होंने क्या किया, अपना वृत्तांत पहली बार कब लिखा, 1356 में, और दूसरी बार कब लिखा, 2 वर्ष के बाद, यानी कि 1358 में इन्होंने अपना वृत्तांत यानी कि अपनी बायोग्राफी लिखी। किसने लिखी थी, जियाउद्दीन बर्नी ने। डायग्राम में देख सकते हैं जियाउद्दीन बर्नी है। पॉइंट नंबर 8 को देखेंगे।
वर्ष 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का जो अध्ययन है वो इतिहासकारों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, चुनौती रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये जो काल है इतिहास में, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काल है। सारे जो मेजर घटनाएं हैं, चाहे वो मुगल का आना हो या दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो या फिर उससे कोई भी वंश हो, इन्हीं वर्षों के बीच में घटित हुआ है। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। मिस्र, जिसको आज हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं, इजिप्ट के शिहाबुद्दीन उमरी ने क्या किया था? इनकी एक रचना है जिसका नाम है मसालिक अल अबसर फी ममलिक अल अमलर के अनुसार मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। इसमें इन्होंने बताया है कि जो मुहम्मद बिन तुगलक थे, तुगलक डायनेस्टी के राजा, ये उनको बहुत ही ज्यादा पागल राजा इनको कहा जाता था। तो इसमें जो आने वाले प्रांत हैं उसको इन्होंने कौन सी किताब में लिखा है? मसलिक अल अबसर किताब में लिखा है। पॉइंट नंबर 10 देखेंगे स्क्रीन पर, बात करेंगे अमीर खुसरो की। बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये। क्या बताया इन्होंने कहा भारत के बारे में कि अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, और इसके अलावा क्या कहा? क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा, क्षेत्रीय भाषा क्या है भाई? मान लो पंजाब चले जाएंगे, वहां हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स पंजाबी बोलेंगे। मान लो अगर हम चले जाते हैं गुजरात, यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम गुजराती बोलेंगे। महाराष्ट्र में हम क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र की भाषा बोलेंगे। तो ये क्या है? क्षेत्रीय भाषा है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाने वाली भाषा। इसके अलावा उन्होंने एक और भाषा की चर्चा की जो कि संस्कृत है। ये एक कोई क्षेत्र की भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है जो संस्कृत है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर या सिर्फ और सिर्फ पंजाब में बोली जाएगी, नहीं। ये क्या है? ब्राह्मण की भाषा है, जिसे केवल और केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। नॉर्मल जो जनता है वो इसको नहीं समझ पाती, यानी कि जो संस्कृत है वो उस टाइम पे प्राचीन काल में पढ़े लिखों की भाषा यानी कि ब्राह्मणों की भाषा मानी जाती थी। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 7वीं सेंचुरी तक आते आते जो हमारा उप महाद्वीप है, इसमें क्या हुआ? बहुत सारे बड़े बड़े भूस्वामी। भूस्वामी किसको कहेंगे भाई? भू का स्वामी यानी कि लैंड ओनर। तो बहुत सारे लैंड ओनर, बड़े बड़े सरदार, योद्धा, ये लोग अस्तित्व में आए। राजा लोग प्रायः इन लोगों को क्या कहते थे? अपने मतहत कहते थे या फिर सामंत के रूप में इनको मान्यता देते थे। पॉइंट नंबर 12 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एलोरा की गुफा क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? एलोरा की गुफा का जो भित्ति चित्र है, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार दिखाया गया है। कहाँ पे? एलोरा की गुफा में। ये जो है, ये जो कृति है, ये राष्ट्रकूट टाइम की है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पे ये जो है ये बनाई गई है। डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमें एलोरा की गुफा आपको दिखाई देगी। पॉइंट नंबर 13 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 8वीं सदी, देखिए टाइम भी सबका दिया हुआ है। 8वीं सदी के मध्य में आपको क्या दिखेंगे? राष्ट्रकूट प्रधान, यानी कि ये जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना किसने की है? तो आपने बता देना है इनकी स्थापना किसने की है? दंती दुर्ग ने की है। तो इस दंती दुर्ग ने क्या किया था? ये पहले किसी के अंडर था। किसके अंडर था? ये चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश के अंदर था। फिर इन्होंने क्या कर दिया? दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी की जो अधीनता है उसको मना कर दिया कि नहीं भाई, हम तो नहीं रहेंगे इनके अंडर। इनको डिफीट किया, चालुक्य को इन्होंने हराया, और फिर क्या किया इन्होंने? हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया और एक अलग राज्य की स्थापना की जिसको हम राष्ट्रकूट वंश के नाम से जानते हैं और जिसके फाउंडर आप दंती दुर्ग को मानेंगे। पॉइंट नंबर 14 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कदम्ब मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन्होंने अपनी परंपरागत पेशा को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। अब हम सभी जानते हैं ब्राह्मण्स का काम क्या है? पूजा पाठ कराना अकॉर्डिंग टू वर्ण, है ना। इनका जन्म किस लिए हुआ है? पूजा पाठ करने के लिए, पढ़ने के लिए, इन सब कामों के लिए। जबकि जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का काम क्या डिफाइन किया गया था पुराने टाइम पे कि आपको तो भैया युद्ध लड़ना है। तो ये जो लोग हैं ये कहने के लिए तो ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था? अपनी परंपरागत पेशा यानी कि पढ़ना और पढ़ाना को छोड़ के इन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा लिया था और युद्ध के मैदान में आ गए थे। पॉइंट नंबर 15 देखेंगे अपने स्क्रीन पे और बात करेंगे तमिलनाडु। ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है तमिलनाडु का, इसमें क्या बताया गया है भाई?
इसमें कहा गया है कि यहाँ जो शासन करने वाले लोग हैं, इसमें किसका नाम आता है, चोला का नाम यहाँ आता है, यानी कि चोल वंश जो है यहाँ पे तमिलनाडु एरिया, जो कि अभी मैंने इसको स्काई ब्लू कलर से इसको आपको मतलब शेड किया है, इस एरिया में ये हमारा कि कौन सा वंश है, ये चोल वंश है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, जिसमें अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द हमें मिले हैं, यानी कि यहाँ पे जो टैक्स वसूलते थे उसके लिए हमें 400 से ज्यादा अलग अलग शब्द मिले हैं। इसके अलावा इन करों में सबसे ज्यादा बार कौन से उल्लेख किए गए हैं, वेदी। ये वेदी क्या है, ये जो वेदी है ये एक टैक्स का नाम है, कर का नाम है, जो कि कौन कलेक्ट करता था, ये चोल वंश के जो राजा थे वो कलेक्ट करते थे। और ये क्या है, वेदी कौन सा टैक्स है, ये श्रम का टैक्स है, यानी कि श्रम के बजाय में जो दिया जाता था उस टैक्स को हम वेदी कहते हैं, जो चोल वंश तमिलनाडु के अंदर एग्जिस्ट करती थी। बात करेंगे प्रशस्ति की। प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा करना। ये क्या करते थे, राजा के जो कवि होते थे वो अपने राजा की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखते थे। अब इनमें जो ब्यौरे थे वो सत्य नहीं भी हो सकती थी, है ना। प्रशस्तियां हमें क्या बताएंगी कि खुद को राजा कैसा, क्योंकि भाई इसको किसने लिखा है, राजा के दरबारी ने लिखा है। अब आप ये बताओ कि कोई भी राजा का दरबारी राजा के बारे में बुरा तो नहीं लिखेगा, तो राजा कैसा खुद को दिखाना चाहता था, राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये जो प्रशस्तियां हैं वो लिखी जाती थी। पॉइंट नंबर 18 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश, जिनका नाम क्या है, नाग भट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चंस हमें दिखने को मिलते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि मध्य प्रदेश में जो प्रतिहार नरेश, उनका नाम क्या है, नाग भट्ट, और इनकी जो प्रशस्ति है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो वो हमें मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 19 देखेंगे। राजा लोग क्या करते थे, ब्राह्मणों को भूमि जो जमीन है वो दान में देते थे, और जो भी वो जो जमीन उनको दान में देते थे उनको ताम्र के पत्तों पे लिख के रजिस्ट्री करके बकायदा देते थे। पॉइंट नंबर 20 देखेंगे। ताम्र पत्रों में जो लिखावट, यानी कि वो जो भाषा होती थी, लिखती थी, वो संस्कृत और तमिल दोनों में की जाती थी। यानी कि मान लो ये जमीन है और ये क्या है, ताम्र का पत्र है, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्री लिखी गई है वो आपको संस्कृत और तमिल दोनों भाषा में आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी। पॉइंट नंबर 21 की बात करेंगे। 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया। अब ये बृहत संस्कृत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बृहत संस्कृत, तो ये कब लिखा गया, पहला पॉइंट तो ये है। तो पहला पॉइंट ये कब लिखा गया, तो ये 12th सेंचुरी में लिखा गया। और इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें जो कश्मीर के राजा हैं कल्हन, कश्मीर के राजा कल्हन बहुत फेमस राजा हैं ये, इनके बारे में लिखा गया था 12वीं सेंचुरी में। किसमें, बृहत संस्कृत काव्य में। पॉइंट नंबर 22 देखेंगे। पॉइंट नंबर 21 में ये था कि मतलब ये जो कश्मीर के राजा थे इनके बारे में कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया था। यानी कि जो ये बृहत संस्कृत था इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है और इसको लिखा कल्हन ने था। पॉइंट नंबर 22 देखेंगे। गंगा घाटी में कन्नौज नगर, यानी कि ये जो गंगा घाटी है कन्नौज उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं इसको, जबकि गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, इसलिए इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है, त्रिपक्षीय के रूप में इसको माना है। देखिए ये वाली जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, गंगा घाटी कहते हैं। गंगा घाटी, या फिर इसको आम भाषा में आप क्या कह सकते हो, इस आम भाषा में इसको आप कन्नौज वाला नगर भी कह सकते हो, कन्नौज का एरिया। इसमें 3 लोग अपने आप को जो थे वो दावेदारी मानते थे। सबसे पहले थे गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। सेकंड आप आते हैं राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट कहते थे कि भाई ये मेरा एरिया है। और तीसरे जो पाल वंश है ये भी कहते थे कि ये मेरा ही एरिया है। पॉइंट नंबर 23 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, जहां यहाँ सुल्तान को डिफाइन किया गया है। तो सुल्तान क्या है, सुल्तान एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब होता है शासक यानी कि राजा। तो सुल्तान कौन से भाषा का शब्द है, तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है। पॉइंट नंबर 24 देखेंगे।
अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में प्रसिद्ध है, यानी कि जो अफगानिस्तान में गजनी का सुल्तान, उसका नाम क्या था? महमूद नाम था। ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसने क्या किया था? 997 से 10,030 एडी तक शासन किया और शासन का जो विस्तार है वो मिडिल एशिया के भागों जैसे ईरान हो गया, इसके अलावा उत्तर पश्चिमी हिस्से हो गए हमारे उपमहाद्वीप के, यहाँ तक इसने कंट्रोल किया था। पॉइंट नंबर 25 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अब ये जो सुल्तान महमूद थे, ये हर जगह पे अटैक नहीं करते थे, इनका एक फिक्स्ड निशाना था। तो कहाँ कहाँ ये अटैक करते थे? सबसे पहला है संपन्न मंदिर, यानी कि ऐसे मंदिर जो बहुत बड़े हों, बहुत फेमस हो, भरपूर वहां पे सोने चांदी लदे हुए हों। एग्जाम्पल के लिए सोमनाथ मंदिर लूटा था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा संपन्न मंदिर था, जिसको इसने लूट लिया था। पॉइंट नंबर 26 देखेंगे। सुल्तान महमूद को जो भी पैसे मिलते थे उसका एक बड़ा हिस्सा उसने क्या किया था? गजनी के अंदर ही, गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में, और राजा कौन है? महमूद। उन्होंने क्या किया था? राजधानी के निर्माण में, मतलब वाहवाही करने के लिए उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था, जो उनको पैसा लूटपाट से मिलता था। पॉइंट नंबर 27 देखेंगे। सुल्तान महमूद ने क्या किया था? इस कार्य के लिए उन्होंने किसको अडॉप्ट किया था या फिर उन्होंने किसको अपॉइंट किया था? उन्होंने बेरूनी नामक विद्वान को अपॉइंट किया था। इसका काम क्या था? ये एक तरीके का अकाउंटेंट था सुल्तान महमूद का, यानी कि इनका लेखा जोखा करता था। इसके अलावा ये जो अल बेरूनी है, इसी का पूरा नाम अल बेरूनी है, इसने क्या किया था? अरब में इनके लिए ही एक किताब लिखी गई थी, जिसको इन्होंने क्या कहा था? अल हिंद, जो कि आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। किसके बारे में? महमूद को जानने के लिए। पॉइंट नंबर 28 देखेंगे। अल बरूनी के द्वारा अरबी में लिखी गई उसकी किताब, अभी जस्ट बताया किताब का नाम क्या था? अल हिंद, जिसको किसने लिखा था? अल बेरूनी ने लिखा था। और ये अल बेरूनी कौन था? महमूद, जो कि गजनी का शासन था, गजनी का शासक था, उसके बारे में इसने लिखा है। पॉइंट नंबर 29 देखेंगे अपने स्क्रीन में। बात करेंगे चौहान, जिसको हम चहमान के नाम से भी जानते हैं। चाहे चौहान आए या चहमान आए, दोनों सेम है। एरिया कौन सा था इनका? तो दिल्ली और अजमेर के आसपास वाला जो एरिया था, जिसपे आगे चल के कौन शासन करेगा? दिल्ली सल्तनत, और फिर बाद में मुगल्स आएंगे, उन पे सबसे पहले कंट्रोल इन्हीं चौहान, चहमान या फिर राजपूत कह लो आप, इनका था। पॉइंट नंबर 30 को देखेंगे। और चहमान का जो सबसे फेमस राजा था वो कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। इसने क्या किया था? सबसे पहले इसके शासन की बात करेंगे पृथ्वीराज थर्ड की। तो ये जो पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज थर्ड, जो कि चहमान यानी कि चौहान का सबसे फेमस राजा था, पृथ्वीराज थर्ड, इसका शासन काल था 1168 से 92। अब इसने एक बहुत ही फेमस लड़ाई लड़ी है, किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। इसने क्या किया? उन 1191 में क्या किया इसने? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था इसने 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ, जिसमें ये जीत गया था। ठीक है, लेकिन दूसरे ही साल इसने क्या किया? उसके हाथों हारा गया, यानी कि 1191 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज जीत जाते हैं, मोहम्मद घोरी को हरा देते हैं। जबकि जब दूसरी बार 1192 में जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन यानी कि तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है, इसमें खुद पृथ्वीराज थर्ड हार जाते हैं और ये जो मोहम्मद घोरी है ये जीत जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 31 हमारे स्क्रीन पे है, जिसमें हम बात करेंगे चोल के एक बहुत ही फेमस राजा, जिसका नाम है राजराज प्रथम। ये बहुत ही पावरफुल राजा थे। 985 एडी में ये राजा बनते हैं और इन्होंने क्या किया था? बहुत सारा अपना जो एरिया था, अपने एरिया को एक्सपेंस किया था, यानी कि बढ़ाया था, और उस पर शासन भी किया था। राजराज के जो पुत्र हैं, जिनका नाम है राजेंद्र प्रथम, इन्होंने क्या किया था? गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों पे हमला भी किया था। और इन्होंने अपने क्या किया था? इन्होंने अभियान चलाया और उसके लिए एक जल सेना भी बनाई, यानी कि जल सेना जो कि क्या करेगी? वाटर में जाके फाइट करेगी। ये किसने बनाया था? ये बनाया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम कौन थे? ये थे राजराज के पुत्र।
चोल वंश से बिलोंग करते हैं ये लोग। पॉइंट नंबर 33 को देखेंगे और बात करेंगे उड़ियार की। ये क्या है भाई? तो ये क्या है? चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय न 9वीं सदी के मध्य में मुद्रियारों को हराकर इन्होंने क्या किया था? डेल्टा को कैप्चर किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या बनाया था? तंजावुर शहर का निर्माण और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया था। दोनों ही बहुत फेमस है। तंजावुर शहर बहुत फेमस एरिया है और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर का निर्माण भी इन्होंने ही किया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपने स्क्रीन पे, 34 है। राजराज और राजेंद्र प्रथम इन्होंने क्या किया था? तंजावुर में और गंगईकोंड चोलपुरम में बड़े बड़े मंदिर और मूर्तिकला की स्थापना की थी। पॉइंट नंबर 35 देखेंगे। जो चोल होते हैं वो क्या करते हैं? चोल के जो मंदिर हैं वो अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन जाते थे। यानी कि आसपास बस्तियां होती थी और उधर उसमें क्या होते थे? चोल के मंदिर, जो कि क्या होते थे? सेंटर बन जाते थे आसपास के बस्तियों की। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, ये जो चोल कांस की जो प्रतिमाएं हैं ये वर्ल्ड की, ना सिर्फ भारत की बल्कि वर्ल्ड की सबसे उत्कृष्ट यानी कि सबसे स्पेसिफिक, सबसे यूनिक प्रतिमाओं में से इनको हम गिना जाता है। पॉइंट नंबर 36 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। किसानों की जो बस्तियां हैं यानी कि जहां किसान रहा करते थे उस जगह को क्या कहा जाता था? ओड कहा जाता था। जबकि गांवों के समूहों को क्या कहा जाता है? ग्रुप्स ऑफ विलेजेस को नाडू कहते हैं। आजकल के जो गाने चले हैं वो नाडू नाडू, उससे आप इसको याद कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 37 देखेंगे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। नाडू क्या है? ग्रुप ऑफ विलेजेस, उनकी देखरेख में ये जो किसान चोल केंद्र हैं इनका अच्छा खासा कंट्रोल था। पॉइंट नंबर 38 देखेंगे। अरड्यार, इसका मतलब क्या है? प्रधान। तो ये क्या है? कुछ शब्दावली है जो कि हमारे साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में बोली जाती है। अड्यार हो गया, नाडू हो गया, उड़ हो गया। अड्यार का मतलब क्या है? प्रधान यानी कि मुखिया जिसको आप कह सकते हैं। और ये विलन लगवई क्या है? ये जो गैर ब्राह्मण किसान है इनकी जो भूमि है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विलन गवगाई। पॉइंट नंबर 39 देखेंगे। ये शाला भूख क्या है? हम जानते हैं पाठशाला यानी कि जो स्कूल्स होते हैं उसके लिए जो भूमि दी गई है उसको क्या कहा जाता है? उसको हम शाला भोग कहा जाता है। यानी कि जो हम स्कूल्स को भूमि डिनोट करते हैं, स्कूल्स को जो भूमि जो है वो दिया गया है उसको शाला भोग के नाम से जाना गया है। जबकि देवदान क्या है? नाम से पता चल रहा है देवदान, भगवान को दान। भगवान को क्या दान करेंगे हम? मंदिर दान करेंगे। तो वो जमीन जो कि किसको दान में दी गई है? मंदिर को, उसको हम क्या कहते हैं? देवदान कहते हैं। पॉइंट नंबर 40 देखेंगे और बात करेंगे पल्ली चंदनम की। ये क्या है? वो भूमि जो हम जैन संस्थान को यानी कि जो जैन लोग हैं उनको जो भूमि दान में दी गई है उसको हम पल्ली चंदनम कहते हैं। पॉइंट नंबर 41 देखेंगे। ब्राह्मणों को क्या होता था? समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। और इसके अलावा क्या हुआ कि कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के जो दूसरे हिस्से हैं इसमें क्या हुआ? ढेरों ब्राह्मण जो हैं वो अस्तित्व में आए। ब्राह्मणों का जो है हमेशा से मान सम्मान रहा है, तो उनको बहुत सारी भूमि जो है वो दान में मिलता था। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें दान में दिया जाता था। तो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं वो अस्तित्व में आए। पॉइंट नंबर 42 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। तमिलनाडु हमारा साउथ इंडिया, ये वाला जो हिस्सा देख सकते हैं आप मैप में, तमिलनाडु है आज का। इसमें क्या है? इसके जो चिंगलपुट जिले हैं, इस चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूड से हमें क्या मिला है? अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन मिला है। इसमें क्या है? सविस्तार वर्णन किया गया है किसका? ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था इसके बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 43 देखेंगे अपने स्क्रीन पे।
ये डिस्कस हो चुका है, शायद रिपीटेड पॉइंट है ये, कि जो सुल्तान महमूद को जो धन की प्राप्ति हुई थी, उसने क्या किया था, एक बड़ा हिस्सा इसका खर्च किया था अपनी कैपिटल यानी कि राजधानी बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 44 देखेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट वंश की बात करेंगे जो कि चाइना यानी कि चीन के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं तांग वंश। इसकी कुछ खासियत है जिसको आगे आने वाले पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। क्या है इसमें? चीन में जो तांग राजवंश है, इसके अंडर एक साम्राज्य का स्थापना हुआ जो लगभग 300 वर्ष, बहुत लंबा टाइम है ये, 300 वर्ष तक ये जो साम्राज्य था ये सत्ता में रहा। क्या खासियत थी इसकी? तो क्या कहा गया है, इसकी जो राजधानी थी, किसकी राजधानी? तांग वंश जो कि चाइना के अंदर था, इसकी राजधानी जो शियान है, ये दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तो पहला पॉइंट, ये पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि तांग वंश कहाँ से बिलोंग करता है, तो बताना है चाइना से। तांग वंश ने कितने सालों तक शासन किया, तो लगभग 300 वर्ष तक। तांग वंश की जो राजधानी है वो क्या है, तो वो शियान है। इसके अलावा यहाँ पे टर्की के लोग यानी तुर्की, ईरानी, भारतीय और जापानी और कोरियाई लोग भी क्या करते थे, ट्रेवल किया करते थे। पॉइंट नंबर 46 देखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। पॉइंट नंबर 47 में हम इस तांग वंश के एक बहुत ही फेमस चीज को डिस्कस करेंगे। क्या था इसकी खासियत? कि ये जो तांग साम्राज्य था, इसमें क्या होता था, परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जाती थी। यानी ऐसा नहीं था कि वंशावली चल रही थी, यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होते थे। उस टाइम में भी सोच सकते हो कितना प्रोग्रेसिव साम्राज्य है। इसके अलावा नौकरशाही, जिसको आज के टाइम पे हम IAS, IPS, IFS कहते हैं, ये एग्जाम क्लियर करने के बाद ही ये जो है तांग साम्राज्य में नियुक्ति की जाती थी। और इसमें हर व्यक्ति एलिजिबल था, कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई भी व्यक्ति इसमें बैठ सकता था एग्जाम देने के लिए, और जो क्लियर करता उसी को क्या होती थी, नियुक्ति की जाती थी। तांग साम्राज्य जो कि चीन के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब अधिकारियों के चयन की जो ये सिस्टम है, मतलब एग्जाम के थ्रू, ये 1911 तक कायम रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट नंबर 49 को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। गुज्जर प्रतिहार वंश, जिसको अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो आज के टाइम पे जो हमारा गुजरात है, राजस्थान है, ऐसे याद कर सकते हो आप। गुज्जर यानी कि गुजरात, गुज्जर गुजरात, ऐसे जो है ये राइम बन रहा है। इसके अलावा ये जो वंश है कहाँ से बिलोंग करते थे, ये गुजरात और राजस्थान से बिलोंग करते थे। जबकि जो राष्ट्रकूटाज है, राष्ट्रकूटा वंश, ये जो है ये पश्चिमी डेक्कन एरिया से बिलोंग करते थे। और आज के अंतिम पॉइंट पे रोशनी डालेंगे। पाल वंश, बहुत फेमस वंश है ये। इनका संबंध आपको किससे दिखता है? ऐसे राइम बना सकते हो, पाल गाल यानी कि बंगाल। पाल वंश का शासन कहाँ पे था? बंगाल के अंदर। आज के बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर पहले के टाइम पे किसका शासन था? पाल वंश का। और आज के बंगाल से मेरा तात्पर्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा से है। जबकि चोल का संबंध किससे था? ये जो चोल वंश है ये आप देख सकते हैं, चोल, चेर और पांड्याज, साउथ के 3 इंपॉर्टेंट शासक। तो चोल का संबंध आपको तमिलनाडु से देखने को मिलता था। और इसी के साथ आज के टॉप 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यही कवर करते हैं। आशा है एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और इसी तरीके से क्लास को आगे कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।